बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुबाब नकवी। नाज़रीन, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। जितनी भी महंगाई के ख़िलाफ़ हम एहतजाजी रिपोर्ट्स देखते रहे, एहतजाजी हम लोग रैलियाँ देखते रहे जो हमारी हुकूमत मौजूदा हुकूमत करती रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल उसके मुनाफी नज़र आती है। क्योंकि जितने इमरान खान साहब एज अपोजिशन में जब वो रहे और उन्होंने एहतजाज किए, अगर हम सोचें तो ये हुकूमत हमारी बिल्कुल महंगाई से पाक साफ़ होनी चाहिए थी। हमें हर चीज़ जो है बड़ी मुनासिब रेट में एक गरीब तबके को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। एक गरीब तबके को ले लें, उसके अलावा अगर आप एक सनतकार को ले लें, यानी कि गरीब तबके से लेके बड़े से बड़ा तबका इस महंगाई की लपेट में आ चुका है। कहाँ कहाँ जो हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो उनमें कमियां हैं, कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी, इस सब पे हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो कि FPCCI के रीजनल चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहती हूँ, बल्कि सलाम भी करती हूँ और डॉक्टर साहब का हाल भी पूछती हूँ। कैसे हैं आप? जी थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का फज़ल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की मौशी सनती सूरत हाल काफ़ी कह लें कि नीचे की तरफ जा रही है, तो फ़िलहाल इस वक्त आप इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, इस बारे में मेरा बहुत शुरू से, जब से मैंने ये FPCCI का ऑफिस संभाला है, तो 3 जो है ना बुनियादी अवामल जो है ना उनकी मैं निशानदही करता रहा हूँ, हर फोरम पे करता रहा हूँ। और मेरे ख्याल में कि जब तक जो ख़राबी है ना उसकी जो बुनियाद है ना, अगर उसको दूर नहीं करेंगे तो सिर्फ आप एड हॉक बेसिस पर, इंटरिम पीरियड के ऊपर, बेल आउट पैकेजेस के ऊपर, स्टिमुलस के ऊपर लॉन्ग टर्म करेक्शंस नहीं आती। तो खराबी क्या है? वो जो खराबियाँ 3 जो है ना हमारी, वो ये है कि नंबर 1 तो बैंकिंग सिस्टम में जो मार्कअप रेट है ना हमारा, वो हमारे नेबरिंग कंट्री से और हमारी कंपीटिंग जो कंपनीज हैं, जो इकोनॉमीज़ हैं, उनसे हमारा मार्कअप रेट बहुत ज़्यादा रहा है और अभी भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। अब पहले ये 13.25 था काइबर का रेट जो चला था हमारा, अब ये 7%, अब फिर दोबारा ये आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा है, इंक्रीज की तरफ जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले मेरी जो थी ना गुजारिश, पहले भी यही होती थी, आज भी यही होती है, तो इतने हाई रेट मार्कअप के साथ बिज़नेस किया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पे ये अब जो कोरोना के जो मामला है, इसमें जब ये गवर्नमेंट ने 13.25% से कम करके 7 पे किया, तो मेरी PM साहब से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि देखें जी, आज का जो 7 है ना, ये प्री कोरोना एपिसोड के 13.25 से भी ज़्यादा है। क्योंकि वजह यह कि उस वक्त सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी, सारी बाइंग सेलिंग जो थे ना, सारा प्रोसेस चल रहा था, चेन सारी की सारी इनटैक्ट थी, डोमेस्टिक मार्केट की भी और इंटरनेशनल की भी, और मल्टीनेशनल जो फैक्टर थे वो भी सारे इन एक्शन थे, इन नॉर्मल एक्शन थे। अब वो सारी जो चेन्स हैं वो ब्रेक हुई हैं, कोई इंडस्ट्री बिल्कुल एट दी वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री जो है, अब बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी सेंसिटिविटीज़ होती हैं। अब देखना, जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब जब विमेन जो गारमेंट्स है, खास तौर पे आप जो लॉन लेती हैं, बच्चियाँ पहनती हैं, अब जो डिज़ाइन होते हैं वो चंद महीनों के तक वो फ्रेश होते हैं, उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, नया डिज़ाइन आ जाता है। अच्छा, इसी तरीके से ऑटो में भी यही होता है। हमारे तो क्योंकि गुर्बत है, बहुत पैसा नहीं है लोगों के पास, बहुत सारे हमारे जो अवाम है उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि हर वक्त नई गाड़ी, नया मॉडल। लेकिन जो वेस्ट है, अमेरिका है, यूरोप है, अमीर ममालिक जितने भी हैं, वहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है कि लोग हर वक्त नए मॉडल की तलाश में होते हैं। और जो ही नए मॉडल का ऐड आप TV पे देखते हैं, अगले दिन शाम को आपको सड़कों पे उसी मॉडल की नई गाड़ियाँ आपको फर्राटे भरती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, अब उन मुल्कों में क्या हुआ है कि उन्होंने जो इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है उन मुल्कों में हर फील्ड में, उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तबाही से बचाने के लिए मार्कअप का रेट 0 कर दिया। उनका ये था जी कि मार्कअप को भूल जाएं, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो देखेंगे और गवर्नमेंट देखेगी। गवर्नमेंट को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अमेरिका में ने दिए हैं, उनको जो है बेल आउट पैकेज दिए हैं कि ताकि उनके बैंक्स जो हैं, उनके जो लैंडिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो सर्वाइव करते रहें, और साथ में उनके जो बॉरोवर्स हैं
वो भी सर्वाइव करें, उनको 0 रेटेड होना, 0% मार्कअप के ऊपर जो है ना फाइनेंस कर दिया है इनको, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। सिमिलरली मेरा इसमें व्यू ये है कि हमें, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 4% से ज़्यादा 4% से ज़्यादा काइबर का रेट नहीं होना चाहिए। अगर वो चार्ज करेंगे उसका नुकसान क्या होता है, देखिए मैं आपको उसका ना अपनी स्टडी बताता हूँ। ठीक है कि जिस अरसा में 13.25% काइबर चार्ज होता रहा है जो बोरोवर्स हैं उनसे, बैंकों ने तो उस अरसा में कोई टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर को, मेरा ख्याल है 100 अरब को 125 अरब रुपए के करीब ना कलेक्टिवली जो 8-10 बड़े जो प्राइवेट बैंक हैं जो कमर्शियल, उन्होंने कमा लिया है। लेकिन उस दौर की, उस पीरियड की जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, वो 3.5% नेगेटिव में रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये जो -3.5% है ना, जो इन्वर्टेड जो बनी है ग्राफ बना है, बिलो नॉर्मल जो बना है, तो वो उसका जो नुकसान है वो ट्रिलियंस ऑफ PKR में है। मैं कहता हूँ वो कैलकुलेटेबल ही नहीं है। इसलिए मेरा ये है कि आप जो इंडस्ट्री है ना, जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, उससे मार्कअप इतना ही चार्ज करें जो उसके प्रॉफिट का 80% ना बन जाए। उसके प्रॉफिट का ठीक है, मैं कहता हूँ ये आफ्टर ऑल बैंक भी अदारे हैं, उन्होंने भी कमाना है, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक ने कारोबार करना है, कमाना है। लेकिन जो प्रॉफिट चार्जिंग है ना, वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि बारोवर की सर्वाइवल ही एट स्टेक आ जाए। और ये पोजीशन इस वक्त है। मुझे अब बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ FPCCI बहुत ही, मैं दुख के साथ ये बात कर दूँ कि बहुत हमारे दोस्त हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, ट्रेडर भी हैं, जो एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स आ गए हुए हैं। पता नहीं वो अपने को रिजर्व लिक्विडेट करके कोई सर्वाइव कर रहे हैं, कोई बेचारे एक्स्ट्रा लोन लेके सर्वाइव कर रहे हैं, और बहुत सारे कोलैप्स कर भी चुके हैं। ये एक तल्ख हकीकत है, हमें इससे आंखें नहीं चुरानी चाहिए। और ये कोई, इसमें कोई किस्म की सियासत नहीं है, ये बिल्कुल प्योरली ऑन मेरिट और बिजनेस जो है ना, ये मैं फ्रेंडली एक सजेशन दे रहा हूँ हुकूमत को कि ये 4% से ज़्यादा मार्कअप नहीं होना चाहिए। मैनेज करना ये हुकूमत का काम है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि देखें, जो हुकूमत होती है ना, उसका काम होता है मसाइल और वसाइल के दरमियान ब्रिजिंग करना। नो डाउट हमारे मसाइल भी बड़े मसाइल की तरफ जाएंगे, फिर सियासत आ जाएगी। मैं क्योंकि कोई सियासी नुमाइंदे के तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं अपने ताजरों को, अपने सनतकारों को, अपने मैन्युफैक्चरर की जो है ना ग्रीवेंसेस, जो सफरिंग है, मैं तो वो बता रहा हूँ। अब देखो ना, उसमें सारे लोग शामिल हैं, हर पॉलिटिकल व्यूज वाले भी शामिल हैं। लेकिन असल जो चीज़ है ना, जब तक पाकिस्तान का, मुल्क का, किसी भी मुल्क का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तरक्की नहीं करेगा, आप जो मर्जी करते रहें, वक्ती तौर पे किसी आइटम में आप सब्सिडी दे दें, वो वक्ती तौर पे होता है। देखिए, सब्सिडी जब देते हैं ना, तो वो किसी न किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए आता है, फिर वहाँ इंसानी कमजोरियाँ आ जाए, जिसके हाथ में इख्तियार आता है वहाँ फिर कोताहियाँ हो जाती हैं। वो जितना इस्तेमाल कर सकता है उसको करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने ऑटोमोबाइल और सनतकारों के हवाले से आपने एक बात कह दी, लेकिन हमारा मुल्क चूँकि अभी तरक्की पजीर है, अभी मतलब तरक्की करने की राहों पे जा रहा है, तो आप मुझे बताएं कि एक आम आवाम जिनका ताल्लुक ज़्यादा ग़ज़ाई अजनास से ही होता है, खुराक से ही होता है, उस हवाले से बताइए कि उस महंगाई को हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट लेके जा रही है, उसकी पॉलिसीज़ कहाँ लेकर रही हैं, हम कहाँ तक जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, मैंने 3 फैक्टर बताया। एक फैक्टर तो बोल दिया ना, मैं बता दिया। दूसरा फैक्टर है हमारी एनर्जी कॉस्ट, हमारी बिजली की कीमत, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो मैं समझता हूँ 1 लाख रुपया अगर आप बुनियाद रख लेना कि 1 लाख रुपया जो कमाने वाला है ना, भले वो रेडी वाला है तो भले वो किसी ऑफिस में काम कर, आप उसका बजट बना के देखें। वो अगर एक AC लगाएगा, एक फ्रिज घर में रखेगा, 4 ट्यूब की लाइटें जलाएगा, एक कूलर जलाएगा, उसके मेरा ख्याल है कि इतने जो है ना, जो एमिनिटीज़ है, अगर वो जो एक बंदा इस्तेमाल करेगा ना, वो उसका जो बिल आएगा ना बिजली का, वो 1 लाख रुपए वाली तनख्वाह वाले जो बंदा है ना, उसका वो 30% के करीब उसका वो चले जाएगा, अकेला 20 to 30% से बिजली का बिल चले जाएगा उसका। और फिर ये तो मैंने एक मिसाल बताई ना कि डोमेस्टिक लेवल पे कॉमन मैन को डायरेक्ट कैसे हिट कर रही है जो एनर्जी का जो प्राइस। अब ये इसको अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाएंगे तो ज़ाहिर इंडस्ट्रियल इनपुट जब वो 30, 32, 35 रुपए का यूनिट इस्तेमाल करेगा, उसकी जो प्राइस है वो प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगी। आप देखना, आप कोई भी चीज़, दूध लेते हैं, डब्बे वाला दूध लेते हैं, पैकिंग वाली कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस आप लेते हैं, उसमें अगर आपका जो बिजली का बिल है, अगर उसका बिजली का एनर्जी जो कॉस्ट है, अगर वो 30-32 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उसमें चार्ज हुई है, अल्टीमेटली वो कॉमन मैन की जेब से जानी है ना,
वो कॉस्ट बन गई, कॉस्ट ऑफ ईयर अल्टीमेटली जो कॉस्ट है अल्टीमेटली तो कंज्यूमर करनी है ना बर्दाश्त। इसलिए ये दूसरा मेरा जो पॉइंट है ना वो एनर्जी कॉस्ट है कि एनर्जी कॉस्ट को अगर हुकूमत कंट्रोल करे, उसको इकोनोमाइज करे। अब देखो उसमें मेरी काफ़ी सारी मैंने स्टडी की हुई है बड़ी देर से कि बहुत बड़ा एनर्जी में, बाकी जो IPPs वाला पॉइंट मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, वो पोलिटिसाइज हो चुका होगा, उसको बड़ी दुनिया को पता है क्या क्या उसमें गलतियाँ हुई हैं। अब ये ज़रूर है कि हुकूमत को वेरी वाइजली एंड वेरी रैपिडली उन गलतियों की करेक्शन करनी चाहिए। ये नहीं कि एक गलती होगी तो अब उसी को सांप कहते हैं ना, सांप गुजर गया और लकीर पीटते रहे, ये नहीं करना चाहिए। सोल्यूशन निकालना चाहिए जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है ना वो कॉमन मैन पे जाए, कॉमन पॉजिटिव जाए, आम आदमी को जाएगा। देखो वो थ्रू इंडस्ट्री भी जाएगा और थ्रू डायरेक्ट प्राइसिंग पे भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है ना वो ये है, वो हमारा एक्सचेंज रेट है। जो डॉलर की जो कीमत, डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी है, उसमें हमारे रुपए के कंपैरेटिवली जो वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होगी हुई है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बगैर कोई भी बड़े छोटे प्रोजेक्ट जो है ना वो देखें हमारी, आप देखें ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा तवाज़न देखें, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इंपोर्ट में हमारा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल मशीनरी बहुत ज़्यादा है। अब वो जो इम्पोर्टर है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं पाकिस्तान में सोयाबीन का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता हूँ। सोयाबीन जजीरों से सोयाबीन ऑयल हम फिर बना के ना सेल करते हैं। अब देखें उसकी हमने जो सोयाबीन, ये मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, बाकी भी सारे इंपोर्टर इसी लाइन में खड़े हैं। यही मसला है उनका कि इतनी ज़्यादा वॉलेट। अब देखें आज का रेट जो डॉलर का आ रहा है ना वो 163.75 का आ रहा है और आज से मेरा ख्याल चंद हफ्ते पहले, गालबन 6-8 हफ्ते लगा, 6-8 हफ्ते या लगभग इतने के वो हमारा रेट जो चला गया तो 168 प्लस चला गया। अब 5-6 रुपए की जो वोलेटिलिटी है विद इन 2-3 वीक्स, ये मैं कहता हूँ ये जहर कातिल है। इंपोर्टर जो है वो भले इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का हो, भले इंडस्ट्रियल मशीनरी का, कोई भी चीज़ जो इंपोर्ट कर रहा है, ज़ाहिर है कि इंपोर्ट के ऊपर भी जाए इस तरह की जो कॉस्ट पड़नी है वो बियर तो एंड में कॉमन मैन नहीं करनी है ना। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए कॉमन मैन ही की बात आ रही है और ज़्यादा मसाइल का शिकार कॉमन मैन ही है। क्योंकि मैं कहूँगी कि डायरेक्ट जब उन पर असर जाता है तो उनके पास मतलब 3 वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल है। और आपने जो एक मिसाल दी कि एक सब्ज़ी वाला है या कोई भी है वो 1 लाख कमा रहा है, तो मेरे ख्याल से 1 लाख अभी भी एक कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ी रकम है कि वो उसके पास आ जाए और अपनी ज़िंदगी बड़े आसानी से गुजार सके और AC वगैरह। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं गवर्नमेंट के दरमियान, कहाँ इनके दरमियान ऐसी कमी आ रही है कि अभी तक इनका गठजोड़ नहीं हो पा रहा या कहीं बात समझ नहीं पा रहे, कहाँ सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, कहाँ हुकूमत को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको करना है, सनतकारों को करना है। आपको लगता है कि आपकी तरफ से भी थोड़े से कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या समझते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? देखिए इसमें मैं ये समझता हूँ कि अवामल तो बहुत सारे हैं, इसमें गुफ्तगू करेंगे तो पहरों मतलब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बुनियादी हैं ना वो ये है कि मैं समझता हूँ जो हमारे अदारे हैं ना, जो रेगुलेटर्स हमारे हैं, पॉलिसी मेकर्स भी और इम्प्लीमेंट करने वाले, इन सब को ना अब बहुत देर हो चुकी हुई है। हमें मैं एक चीज़ कहता होता हूँ कि जो बुराई की तशहीर है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए। जब देखें हुकूमत वक्त का जब कोई सेंसिटिव पॉइंट आए तो आप मीडिया पे कंट्रोल कर लेते हैं कि जी ये खबर नहीं चलानी, ये अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट है। मैं कहता हूँ ये हर वो खबर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट है जिससे कॉमन मैन अफेक्ट होता। अब देखिए मैं ये कहता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सरकारी इदारों में जाते हैं हम, ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारे इंटरेक्शन होता है, टैक्स वालों से मिलते हैं, FBR से मिलते हैं, पॉलिसी मेकर से मिलते हैं, हर शोबे के लिए हम जाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं उनकी खिदमत के लिए। तो मेरा उसमें ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो माहौल इस वक्त है ना, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो एक किस्म के सहम वाले माहौल में काम कर रही है। हर एक के ऊपर एक किस्म की जैसे तलवार लटक रही होती है कि पता नहीं कल किसके ऊपर क्या कोई इंक्वायरी बैठ जानी है, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जानी है। आपको लगता है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, डर होना चाहिए। देखो मैं ये कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बेलगाम कोई चीज़ भी अच्छी। लेकिन बात ये है कि जब तक मेरा इसमें एक व्यू होता है, देखिए इस्लाम में ना बुराई की तशहीर की, बड़ी गुनाह की तशहीर करने को गुनाह से भी बुरा कहा गया। और दूसरी बात यह है कि जब तक किसी का गुनाह साबित हो ना जाए उस वक्त तो उसकी तशहीर करना और भी बुरी बात है। आज उसमें होता है क्या, उसमें क्या होता है वो गुनाह या वो जो गलती या जो मिस्टेक किसी से हुई हुई है, कोई किसी से क्राइम हुआ है,
वो अगर आप बार बार रिपीटेडली टीवी पे मीडिया पे दिखाते जाएंगे तो वो उसमें क्या होता है कि उस जुर्म की संगीनी कम हो जाती है आवाम की नज़रों में। तो फिर डॉक्टर साहब वो गवर्नमेंट ने भी बताना है कि हम क्या कर चुके हैं, हमने कहा था हम फलां को पकड़ेंगे अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से। मेरा ख्याल देखो उसमें मेरा बड़ा क्लियर कट पॉइंट है, वो ये है कि जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो जाए, जो कि हमारा सुप्रीम अदारा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर एक हक रह जाता है, वो जो होता है ना पर्सन कि वो उसके पास रिवीजन पिटीशन, जब तक वो रिवीजन पिटीशन का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए किसी किस्म की क्राइम रिपोर्टिंग मीडिया पे नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा हम सियासी बातों की तरफ चले गए हैं और अगर ये गुफ्तगू हमने शुरू कर दी तो हमारा जो मेन मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि हमारे इस रीजन में इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है? देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो होता है ना, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमें जो आएगी ना इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक भी और बाहर से भी, दूसरी दुनिया से भी, ग्लोबल इकोनॉमी से, वो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना घर सीधा करना होगा। और घर सीधा करने में मेरे ख्याल में, देखिए मैं अगेन आई विल से कि मेरा इन बातों से किसी सियासी जमात की ना हमायत या मुखालफत मैं, लेकिन ये एक बड़ी हकीकत बात है कि अगर हम अपने हर सारे साबका हुक्मरानों के बारे में गैर मुहताज ज़ुबान बाहर की दुनिया में भी बोलते रहेंगे तो वो ये भी सोचेंगे यार जो आज को हुक्मरान है कल तो इनको भी उसी लाइन में खड़ा कर देना। हमारी रीत अगर ये बन गई कि हमने अपने पिछले जो भी 10-15 हुक्मरान गुजरे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो सारे अच्छे थे, मैं कहता हूँ उनकी बुराइयाँ उनकी गलतियाँ, इंसान थे, सबसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमें ये एहतियात करनी चाहिए हम अपनी मुखालफतों में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि हम अपनी रियासत का चेहरा मसख कर दें और कोई भी हमें इस काबिल ही ना दुनिया में समझे कि यार इनको तो सारे बुरे थे, ये जो इस वक्त बैठे हैं कल को ये बुरे डिक्लेयर हो जाएंगे, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपनी स्टेट को बनाना स्टेट की शक्ल ना दें। ठीक है, आप मैं कहता हूँ देखिए इसका हल क्या है, मैं कहता हूँ आप जो हो चुका है ना वो कहें जी, अगर कोई आप बाहर जाते, मैं कहती हूँ मैं अगर हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर बाहर जाता हूँ, मेरे से अगर कोई पास्ट रूलर के बारे में बात, मैं कहूँगा मुझे ये कहना चाहिए कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, अब हमारे ये प्लान है, हमारे ये पोटेंशियल है, ये रिसोर्सेज हैं, इतनी हमारी यंग वर्क फोर्स है, ये हमारा एग्रीकल्चर है, ये हमारे पास पानी है, हम वो बात करें। ये मेरे ख्याल में ये एक चीज़ ना जो इसमें हमसे गलती हो रही है, कोताही हो रही है। चलो देर आए दुरुस्त, मैं अभी भी शुरू, अभी हम कहेंगे ठीक है जी वो हमारे घर के मामले, हम घर में बैठे हैं, देखो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी तो उसमें एक हुकूमत होगी, एक ऑपोजिशन होगी, और जो समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल बेहतर नहीं है अभी इस हालत में नहीं होगी जब आपने अपना इंप्रेशन ही अच्छा नहीं बनाया। आप तो लोगों को बताएंगे यार वी आर वेरी गुड नेशन। क्या समझते हैं कि कितने सालों में जो है आपको लगता है या इसी गवर्नमेंट में आपको लग रहा है कि हो जाएगी? ये मैं कहता हूँ ये 3 चीजों को कंट्रोल कर लें, अब जो मैंने बताई है ना, आप मार्कअप रेट ठीक कर लें, अपना एनर्जी कॉस्ट ठीक कर लें, और ये जो वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ठीक कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, कौन सा ऐसा मैं कहूँगी शोबा है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मैं अपने डोमेस्टिक बात कर रही हूँ, अगर हमारा प्रोग्राम आम आवाम तक पहुँच रहा है तो उनको पता चल सके कि चले अगर वो कुछ लगाना चाह रहे हैं, कहीं किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कौन सी ऐसी जगह जो आपको लगता है कि इतने बुरे हालात में भी, जो भी बेहतरी की तरफ शायद आप कहने का भी टाइम लगेगा, इन हालात में भी हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए इस वक्त जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हिंट किया था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना लार्ज मीडियम और स्मॉल स्केल हर स्केल के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इसको प्रॉपर्टी बिजनेस, देखिए प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, इसको हमें कोई बुरा बिजनेस नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी ज़मीन जो होती है ना, ये पहले एग्रीकल्चर में होगी, जब शहर बड़े होते हैं पहले वहाँ प्रॉपर्टी 2-3 दफ़ा ट्रेड होगी, फिर उसकी प्राइसेस जो है ना वो ट्रेडिंग के नतीजे में इतनी बढ़ जाती है, फिर उसके बाद रुक जाती है, उसकी ट्रेडिंग रुक जाती है क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, वहाँ फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बिजनेस मैं समझता हूँ एक ही बिजनेस है। अच्छा, एक तो इसमें ये होना चाहिए कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने ये इनको दिया है, कोई पैकेज दिया है कि इसमें दे विल नॉट आस्क फॉर द सोर्स ऑफ फंडिंग इन द बिगिनिंग, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा पैकेज है। और मेरी ये इमरान खान साहब से PM साहब से मुलाकात भी हुई थी, मैंने उस वक्त उनको तजवीज़ दिया था, आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो पैकेज उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है, ये अगर पाकिस्तान में सारी इंडस्ट्री को दे दिया जाए, सारा पाकिस्तान ओपन कर दिया जाए, हर इंडस्ट्री के लिए ओपन कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक सहूलत गवर्नमेंट ने देनी है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो वो इन्वेस्टमेंट आए थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट आए,
उसका सोर्स ना पूछें। उसके बाद देखें यहाँ पाकिस्तान में कैसे इंडस्ट्रीज तो का इस तरह से जाल डॉक्टर साहब फिर जितने ब्लैक शीप्स हैं, ब्लैक मनीज हैं, वो सारी कंस्ट्रक्शन में हमारी इन्वेस्ट हो जाएंगी। नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही, हर इंडस्ट्री को ओपन कर दें। अच्छा। हर इंडस्ट्री के लिए ये पैकेज दे दें, कोई भी कहीं भी पाकिस्तान में कोई भी नई इंडस्ट्री लगाना चाहे वो लगा ले, वो उससे आपका सोर्स ऑफ इनकम ना हाँ, बजाय इसके के बाद में हम पे केसेस करें कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, निकालने की कोशिश करें। मैं आपको यूँ कंपेयर कर दूं, देखें इससे पहले जो एमनेस्टीज हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाई गई, देखिए अब उसमें जिन्होंने भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की स्पिरिट ये थी कि ठीक है जी आप 5 रुपये या 2 रुपये दे दें, आपका 100 रुपया जो है ना वो अनक्वेश्चनेबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें वो 100 रुपया किसी ने अपना वाइट तो करवा लिया, ठीक है ना, उसे जो भी लफ्ज़ कह लें आप, लेकिन अब वो जो जिस पर्सन ने या जिस एंटरप्रेन्योर वो 100 रुपया अपना वो क्लियर करवाया है गवर्नमेंट के अकाउंट में, अब वो ही इज़ नॉट बाउंड टू इन्वेस्ट दैट 100 रुपीज़ एनीवेयर इन पाकिस्तान। होना ये चाहिए कि आप उसको लिंक करें कि आप ये किसी भी इंडस्ट्री, मैं कहता हूँ इंडस्ट्री स्पेसिफाई ना, अभी तो कंस्ट्रक्शन की है ना, मैं कहता हूँ सारी इंडस्ट्री खोल दें, लेकिन शर्त उसमें ये हो कि नई इंडस्ट्री लगाएं और थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल उसमें इन्वेस्टमेंट आए। आपको शुरू में ही अरबों ट्रिलियंस ऑफ PKR की पाकिस्तान रुपीस की जो है ना डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जैसे कि कोरोना ने और लॉकडाउन ने पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी को इफेक्ट किया है, अब हुकूमत जो है देखा ये जा रहा है कि उस तरफ फिर जा रही है लॉकडाउन की तरफ, क्योंकि कोरोना का शायद एक सेकेंड वेव जो है वो मे बी वो आ रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हमारी मौशी सूरत हाल क्या होगी? अच्छा देखें, हमारी जो इकोनॉमी है इसके ऊपर ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी कमज़ोरियाँ बहुत दफ़ा वो रिपीटेडली डिस्कस होती हैं, मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को बिल्कुल जो होता है ना एग्जैक्टली वेस्ट की चीज़ों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखो मैं वेटनरी डॉक्टर भी हूँ, वायरोलॉजिस्ट भी हूँ, वायरोलॉजी का मुझे थोड़ा बहुत इल्म है। तो हमारा और जो वेस्ट का ना वो वैसे ही फ़र्क है बहुत ज़्यादा। हालांकि कई लोग इसके ऊपर वो नहीं करते इत्तेफाक, लेकिन दिस इज़ माई वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड आई एम टेक्निकली आई एम कॉन्फिडेंट ओवर माई दिस ओपिनियन। तो देखिए हम लोग जो है ना हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, हमारा एक्सपोजर टू इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप ये देख लेना, आपके कोई मिलने वाले, आपके कोई दोस्त अजीज़ जब बाहर से आते हैं तो वो हमारा खाना एक दिन खा के बीमार हो जाते हैं। अब हम उसी खाने के ऊपर फिट रहते हैं। हमारे अंदर जो है ना वो, क्योंकि ये होता है इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि हमारा देखिए होता है ये इंसानी जिस्म में जितना जो बॉडी चैलेंजेस जितने फेस करती रहती है उतना उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, एक्टिव होता है और वो मोबिलाइज रहता है। उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन का हमारा जो मैकेनिज्म है ना वो वेस्ट के कंपैरेटिवली मैं कहता हूँ मैनी टाइम हमारा ज़्यादा बेहतर होता है। आप ये देखें, मैं एक सादे से बात हुआ, देखें हम अगर वहाँ जाएंगे हम वहाँ बीमार नहीं होते। हम अमेरिका में जाए खाना खाएंगे, यूरोप में जाए हम बीमार, वो इधर आके बीमार, वजह हमारा इम्यून सिस्टम एक तो स्ट्रांग है। नो डाउट उनकी फूड भी हमसे प्योर है, लेकिन हम उनसे कम प्योर फूड के ऊपर भी वी आर सर्वाइविंग। तो उसका मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर है। इसलिए इस कोरोना के खिलाफ भी लड़ने के, देखो मैं तो कहता हूँ टाइम ने साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ जो है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने की सलाहियत प्रूव हो चुकी है। देखिए ना आपने कोई वैक्सीन लगाई, ना आपने कोई मेडिसिन खाई, ना कोई मेडिसिन दी आपने, आपका वो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट ही कुछ नहीं आया, क्योंकि वी आर इम्यून। इसके बारे में मैं समझता हूँ कोई बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। अब हमारी मईशत में इतनी सख्त नहीं रह गई कि हम मज़ीद कोई ऐसे जो है ना एक्टिविटी में जाएं कि जो है ना वो जो हमारी रहती सहती भी जो सांसें हैं इंडस्ट्री की वो भी कहीं सफोकेट ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का डॉक्टर अरशद साहब। नाज़रीन, न्यूज़ 6 से फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।